हाँ, तो आज कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री का ही क्लास है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था? तो इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? हाँ, मगध का उदय। मगध का उदय खत्म हो गया। जैसे महाजनपद का उदय खत्म हो गया, उसके बाद मगध का उदय स्टार्ट किए थे, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में खत्म हो गया। पार्ट 1 में बृहदत्त वंश और हर्यक वंश खत्म हो गया, और पार्ट 2 में शिशुनाग वंश और नंद वंश खत्म हो गया। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो मौर्य वंश स्टार्ट होता है। और मौर्य वंश थोड़ी लंबी टॉपिक है, 2-3 वीडियो लग जाएगी, इसलिए मैं उसको आराम से कवर करवाऊंगा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोका है, बिंदुसार है, तो टाइम लग जाएगा। अशोका में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं उसको अलग से बताऊंगा, समझाना है, ठीक है। तो मगध का उदय खत्म कर दिया। अब एक बात है कि जब मगध अपना विकास कर रहा था इंडिया में, तो विदेश में जो है यूनानी और ईरानी भी अपने, मतलब ईरानी साम्राज्य है, यूनानी तो उसमें ज़्यादा विख्यात नहीं था, ईरानी साम्राज्य अपना विख्यात करता है। ईरानी साम्राज्य का हखमनी साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य जो है उसका एक वंश था जिसका नाम था हखमानी साम्राज्य, हखमानी वंश, जिसके संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ही प्रथम बार, सबसे पहली बार कोई विदेशी आक्रमण करता है भारत में, तो वो साइरस द्वितीय ही होता है, ठीक है। कौन करता है? पूरे ओवरऑल भारत में अगर विदेशी आक्रमण पूछेगा कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो कि असफल रहा था, किसने किया था? तो वो ईरानी शासक साइरस द्वितीय ने किया था, जो कि असफल रहा था 550 बीसी में। हर्यक वंश भी पहले किया था। हर्यक वंश तो 544 बीसी में स्टार्ट हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 बीसी में मगध गद्दी बैठा था। लेकिन जो हखमनी साम्राज्य ईरानी जो था, उसका संस्थापक साइरस द्वितीय, जो कि डेरियस का पिता होता है, साइरस डेरियस का पिता होता है, दारा प्रथम का पिता होता है, 550 बीसी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत पे अटैक करने वाला पहला विदेशी कौन सा साम्राज्य था या वंश था, तो साम्राज्य बोले तो ईरानी साम्राज्य, वंश बोले तो हखमानी वंश, और अगर बंदा बोले, शासक बोले तो साइरस द्वितीय। 3 क्वेश्चन मालूम हो गया आपको। पूछ सकता है, ये सब हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब नॉर्मल एग्जाम नहीं तो, लेकिन अच्छा एग्जाम आपको पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कौन सा साम्राज्य ने किया था। तो ईरानियों ने किया था, ना कि यूनानियों ने, ईरानियों ने, ठीक है। उसमें पूछेगा किस वंश ने, तो हखमनी वंश ने। हखमनी वंश का संस्थापक पूछ दिया तो साइरस द्वितीय मार दोगे। और भारत पे सबसे पहला असफल आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था, सिंधु वाले क्षेत्र पे, जो हार के भाग गया था, असफल रहा था, जीत नहीं पाया था। लेकिन उसका बेटा डेरियस जो आता है, ड्रायस, उसका जो दारा प्रथम इंडिया में बोला गया, उससे 516 ईस्वी में वो जीत लेता है इंडिया का, सिंधु का तटवर्ती इलाका जीत जाता है। सिंधु का इलाका, पंजाब वाला इलाका उधर जीत के अपने साम्राज्य में मिला लेता है और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित करता है। जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, सिंधु के अगल बगल का इलाका है, उसे जीत जाता है डेरायस प्रथम। और 3 अभिलेख वहाँ पे लिखाता है। बेहिस्तून का एक होता है, बेहिस्तून बोलो या बेहिस्तून बोलो, दूसरा होता है पर्सिपोलियस, तीसरा अभिलेख होता है नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख से उसकी जानकारी मिलती है, जो कि अफगानिस्तान वाले इलाका में पड़ता है, ठीक है। तो आगे बता देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लो कि जब मगध पे, भारत में मगध का साम्राज्य बढ़ रहा था, समाज विस्तार हो रहा था, तो इंडिया वर्ल्ड में ईरान का साम्राज्य पूरे जगह पे कब्जा कर रहा था। ईरान का भी समाज बढ़ रहा था, हखमनी वंश, ईरान पे हखमनी वंश का साम्राज्य था जो अपना बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे लिख लो ईरानी एंड यूनानी में ही सिकंदर आएगा, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण दिख गया। तो लिख लो यहाँ पे, टॉपिक मार लो ईरानी एंड यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में कौन आएगा? सिकंदर, जो सिकंदर के बारे में स्पेशल पढ़ना है। तो ईरानी कौन था? मैंने क्या बोला, जो ईरान का, आज का ईरान देश है, एशिया में ही ईरान का देश है, उस पर पूरे पे कब्जा ईरानियों का था, हखमनी वंश का था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ईरान का वंश था हखमनी वंश। यहाँ लिखो पहले ईरानी लिखो, ईरानी, ठीक है। ईरानी में हखमनी वंश का साम्राज्य था, हखमानी वंश पूरे ईरान पे। ये जो है ना पूरा यूनान को भी जीत लेता है, जो मकदूनिया ऐसा होता है, सब पे कब्जा कर लेता है। सिकंदर आने से पहले, जैसे सिकंदर आता है मकदूनिया पे छोड़ देता है, मकदूनिया अपने यूरोप पे इसका कब्जा रहता है, मकदूनिया पे शासक फिर द्वितीय करता है उस समय। फिर सिकंदर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है, सभी को हरा के जीत लेता है। तो मैं बताऊँगा, इसलिए वो विश्व विजेता कहलाता है। हखमनी वंश संस्थापक कौन है? साइरस द्वितीय, या साइरस भी याद रखो, साइरस द्वितीय लिख लो, ठीक है। हखमनी वंश जो कि भारत पे पहला आक्रमण किया था, जो असफल रहा था पश्चिमी उत्तर भारत में, ठीक है। इसी का साइरस द्वितीय का हखमनी वंश में, इसके बाद इसका बेटा होता है भारत पर प्रथम, लिख लो, भारत पर प्रथम असफल
असफल आक्रमण किसने किया था? तो साइरस द्वितीय ने किया था। साइरस लिख लो, साइरस नहीं किया था, ऑप्शन में रहे तो मार देना, साइरस ने किया था, ठीक है। असफल जो रहा था कब किया था? 550 बीसी में, याद कर लेना, साइरस असफल रहा था। तो मैंने ही बता दिया कि भारत में पहला आक्रमण करने वाला विदेशी साम्राज्य कौन सा? ईरान था। विदेशी बंदा कौन था? साइरस था, जो असफल रहा था। इसके बाद जस्ट 516 बीसी में इसी का बेटा डेरियस, जिसको दारा प्रथम बोला गया इंडिया में, भारत पे पहला सफल आक्रमण करता है और सिंध के तटवर्ती इलाकों को जीत लेता है और उसको अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित करता है, ठीक है। उसके प्रांत को क्षत्रप बोला जाता था, उसको घोषित करता है। टोटल साम्राज्य जो होता है, कितने प्रांत होता है ईरानी साम्राज्य में? तो ईरानी साम्राज्य में टोटल 23 प्रांत होता है, जिसे क्षत्रप भी बोला गया था उसके इलाके में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये भी लिख लो। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, मैं ये डायरेक्ट लेता हूँ, सफल आक्रमण भारत पर, सफल आक्रमण किसने किया था भारत पे? बस इसी का बेटा रहता है, साइरस द्वितीय का ही बेटा होता है डेरियस। इसको भारत में दारा प्रथम बोला गया है, दारा प्रथम। इसको ईरान में डेरियस बोला गया है, ठीक है। कि इंडिया वाले नाम चेंज करने में एक्सपर्ट हैं। अरिस्टोटल को अरस्तु बोल दिया, उसके अरस्तु के गुरु प्लूटो को कुछ और नाम दे दिया, यहाँ पे प्लूटार्क नहीं है, प्लूटो को कुछ और नाम दे दिया गया। डेरियस को दारा प्रथम बोल दिया गया और साइरस को इंडिया में क्रूस भी बोला गया है, याद रखना, साइरस क्या नाम? क्रूस भी बोला गया है इंडिया में। तो अगर क्रूस ऑप्शन में नहीं या साइरस द्वितीय रहे तो मार देना। साइरस द्वितीय तो ईरानी में नाम है, लेकिन क्रूस इंडिया में नाम है इसका, कुरूस, ठीक है, याद कर लेना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। दारा प्रथम सफल आक्रमण किया था 500 कितने में? 516 बीसी में। बस याद कर लेना कि भारत में प्रथम सफल आक्रमण कौन सा विदेशी ने किया था? तो दारा प्रथम ने किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? अनथाई थोड़ा ना बोल देंगे कि चल भाई किया है तो किसी ईरानी ने बोल दिया तो हो गया, नहीं। दारा प्रथम ने अपने इलाके में जीत करके 3 अभिलेख भी लिखवाया था वहाँ पे। वो अभिलेख का नाम क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो अभिलेखों के नाम, 3 अभिलेखों के नाम, ठीक है, 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 अभिलेखों का नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बंदों को नहीं मालूम होता है, यूपीएससी के लिए ये सब, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए, कुछ में भी आजकल पूछ सकता है हार्ड एग्जाम। तो 3 अभिलेखों के नाम, पहला बहुस्तीन अभिलेख, दूसरा पर्सिपोलियस, ठीक है, तीसरा अभिलेख नक्शे रुस्तम। ये 3 होता है इसका अभिलेख, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में गाड़ा गया था, लिखा गया था, जिससे हमें डेरियस के बारे में पता चलता है, ईरानी साम्राज्य के बारे में पता चलता है, दारा प्रथम के बारे में चलता है। इसी का नाम डेरियस होता है, याद रखना। ये पहले आता है बिजनेस करने के लिए। भारत के पौरस राजा, पुरु का राजा, जो राजा पौरस है, उसका बाप बमनी होता है, उससे ये बिजनेस करने आता है पहले डेरियस। बिजनेस करके देखता है कि अरे भाई, भारत में तो एक राज्य में इतनी सोना है कि बहन हमारा पूरा ईरान खरीदा जाएगा। इतनी भयंकर जीडीपी, इतनी भयंकर सोना, इतनी पैसा, इतनी दौलत कि लोग चकाचौंध हो जाती है। उसमें भारत में इतनी सोना, इतनी पैसा होता है ना कि भारत का एक राज्य उस समय के आधा देश आधा वर्ल्ड चला सकता था, इतनी थी भारत में पैसा की। ये लोग देख के भारत के समृद्धि को, ऐसा नहीं विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था। आज नहीं आप लोग का तो भारत ऐसे है, विश्व गुरु था उस समय। बंदे जितने ईरानी विदेशी लोग आए भारत में, सारे लालच से आए हैं, पैसा देख के आए, सारे कितना भी आक्रमणकारी हो, धन लूटने के लिए आए हैं, पैसे देखने के लिए आए हैं, पैसे लूटने के लिए आए थे। और भारत अलग अलग राज्य में बटा हुआ था उसी समय। अब भी भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, और उसी समय सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत में 28 राज्य था स्वतंत्र। बताओ, सब अलग अलग, अम्बी अलग, तचिला कनर्स अलग, पुरुष अलग, सारे अलग अलग, और सारे अपने में लड़ाई करते थे। तो बहन जो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। सॉरी, ये गाली में दे दिया, मिस्टेक हो गई, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लेना, ये सब तो चलती रहेगी। तो मैं क्या बोला हूँ, अपने अपने में लड़ाई करते थे, ठीक है, तो अपने अपने में लड़ाई किया करते थे वो लोग। तो तीसरा तो फायदा उठाएगा, 1 लड़े 2 लड़े तीसरा को फायदा, कहानी सुने हो ना, 1 लड़े 2 लड़े तीसरा को फायदा। जब आप अपने घर में लड़ोगे तो पड़ोसी आपका फायदा उठाएगा ही, ज्ञान देने आएगा, कभी आपको समझाएगा, कभी आपको समझाएगा। जब 2 दोस्त भी आपस में लड़ते हैं ना, तो तीसरा दोस्त कभी इसको समझाएगा, वो खराब है, कभी इसको समझाएगा, वो खराब है, जीत जाएगा। दोनों की तरफ फुट डाल लिया, बोलेगा नहीं भाई मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तो उसके साथ मिल जाएगा, तीसरा के साथ, दोनों मिलकर इसको हरा के। फिर विदेशी लोग के पास दिल और
साहस नहीं था, ठीक है, सारे विदेशी के पास। एक सिकंदर के छोड़ो, सिकंदर तो क्रूर था और वो लोग क्रूरता से मारता है। वो लोग ये नहीं देखता कि स्त्री है बच्चा है इंडिया के जैसा, स्त्री है बच्चा है, हथियार नहीं है तो नहीं मारो। विदेशी लोग ये सब नहीं देखता है, किसी तरह बस मार दो और जीत जाओ, ये देखता है, ठीक है। तो देखो अभिलेख कहाँ से हो गया, ईरानी अभिलेख बेहुस्तन के लिए, पर्सिपोलियस और नक्शे रुस्तम, जो कि हमारे पश्चिमोत्तर भारत में मिला गया था, ठीक है। वो किसका था, तो डेरियस का था, दारा प्रथम का। ये बिजनेस करता है भारत के साथ उस समय आके, बमनी पुरुष के सामने, मतलब पौरव राजा वंश के साथ, बमनी के साथ। और फिर इतना भयंकर बिजनेस करता है ना कि ये साम्राज्य बहुत बड़ा, उस समय पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है भारत से बिजनेस करके, सिर्फ कहाँ, ईरान में। और वहाँ का शहंशाह बन जाता है। और शहंशाह बन जाता है तो बहुत सारे इलाकों का कब्जा कर लेता है। उस समय बहुत ताकतवर होता है ये, सिकंदर आने से पहले बहुत ताकतवर होता है। सारे जगह पे इसी का कब्जा होता है, इंडिया के छोड़ के। इंडिया के पश्चिमोत्तर भारत में ये कब्जा कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, सनक जाता है अब सिकंदर। अब इसका सिकंदर के बारे में बताऊंगा, जो इसको थूड़ थाड़ के भगाता है और कब्जा कर लेता है पूरे। जब तक आता है तो सिकंदर जीतने के लिए पैदा हुआ था, पैदा ही जीतने के लिए हुआ था। वो जहाँ से निकलता है वो विजय को जीत के लिए आता था, चाहे वो किसी तरह से हो, रात में आक्रमण करो, कूटनीति, ये सब कूटनीति का तो बादशाह था वो। किसी छल वल कल बस जीत जा। इंडिया की तरह नहीं कि आप दिन में युद्ध करो, धर्म युद्ध करो, इंडिया वाले जैसा नहीं था धर्म नीति वो लोग, ठीक है। लेकिन आगे बताऊंगा, चलो अभी तो मेन बात है। तो ये हो गया, ठीक है। तो भारत के अपार संपत्ति के बारे में हेरोडोटस जो था ना इतिहासकार, हेरोडोटस हो गया, और भी यूनानी इतिहासकार, भारत को पता है किस नाम से उस समय पुकारता था, अपार संपत्ति वाला देश, सोने की चिड़िया, समझा क्या पुकारा था यूनानी और हेरोडोटस, जिसका आज हम लोग गुलाम हैं, अभी तक गुलामी तो है अभी तक, ठीक है। हम लोग पश्चिमी भारत को बहुत, पश्चिमी देश को बहुत महान, द ग्रेट, कुछ भी बोल दे वो लोग सच है मानते हैं, तो गुलाम तो है। तो उस समय यूनानी और हेरोडोटस जो इतिहास का पिता कहलाता था, भारत को ही सिर्फ क्या बोलता था, अपार संपत्ति वाला देश उस समय बोला करता था, क्योंकि इतनी सोना, इतनी संपत्ति थी भारत में, और विश्व गुरु था। पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में 30 रुपया के लिए ये देता था चंदा, और 100 रुपये में पूरे 70 रुपये में पूरे वर्ल्ड था उस समय, इतना जीडीपी थी। अभी थोड़ा कम गया है उसके बाद भी। तो अभी लोग तो पैदा जो होते हैं नया नया, इतिहास के बारे में मालूम नहीं था कि इंडिया क्या है, वो आपको ज्ञान देंगे, हम इंडिया में पैदा होकर खराब किए। जानोगे तब तो। इतिहास और ज्योग्राफी में भी इंडिया तगड़ी है, और पॉलिटिक्स में भी इंडिया तगड़ी है, और इतिहास में तो है ही, उसमें तो नाम ही नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में तगड़ी, पॉलिटिक्स में तगड़ी, और इतिहास में तो तगड़ी है ही। तो जो जानेगा वही जानेगा ना कि इंडिया में पैदा हुए हो तो लक मानो। जिसको नहीं नॉलेज है, भाई इंडिया में पैदा हुए, गरीब पैदा हुए, बेरोजगार हैं, भीख नहीं मिल रही है, भीख कौन देगा, कमाओ तो सरकार से भीख मांगेगा। बेरोजगार हैं, बहाली निकाल रही है, पढ़े हुए नहीं, बहाली निकाल नहीं रही है, निकलेगा नहीं है। भारत की राजधानी पहले कौन सी थी वो भी नहीं मालूम, और तुम बोलोगे कि भाई रोजगार नहीं दे रही है सरकार। छोड़ो ये सब बात, मैं कहाँ निकल लेता हूँ। तो अभिलेख, 3 अभिलेख मिलता है, हेरोडोटस, पर्सिपोलियस और नक्शे रुस्तम, ठीक है, इससे मिलता है। फिर जब ईरान और भारत में सब मिलन होता है, संपर्क होता है, तो एक लिपि का आविष्कार करते ईरानियों ने, खरोष्टी लिपि, जो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। अरमाइक का जो है ना, अरमाइक एक भाषा थी, ईरानियों की राजभाषा थी अरमाइक। तो ये भी लिख सकती हो, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। ईरानियों क्या थी भाषा, अरमाइक थी, मतलब राजभाषा अरमाइक लिपि में, मतलब खरोष्टी लिपि में लिखी गई अरमाइक भाषा थी, ठीक है, ईरानियों की। तो ये लोग जो है ना, मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे, ये लोग लिख लिया था, ठीक है। ये लोग अरमाइक को अपना राजभाषा घोषित कर लिया था, ठीक है, अरमाइक को राजभाषा घोषित कर लिया था। और वैसे ही धीरे धीरे पश्चिमोत्तर भारत में अरमाइक लिपि चलने लगी। अरमाइक के लिए जो खरोष्टी लिपि होती है ना, खरोष्टी लिपि अरबी भाषा की तरह, अरबी लिपि की तरह होती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो वैसे ही भारत में फिर विकास होता है वैसे ही अरमाइक लिपि के। इसलिए तुम्हें शिलालेख जो अफगानिस्तान में मिलेगा ना अशोक का, वो खरोष्टी लिपि में और अरमाइक लिपि में लिखी गई थी, ठीक है। तो मैं वो आगे बताऊंगा। तो शायद जो दिया था बमनी समाज का। अब मैंने क्या बोला कि इसकी राजभाषा क्या थी, तो राजभाषा जो ज़्यादा फेमस भाषा था इसके इलाके में वो थी अरमाइक, ठीक है, अरमाइक, अरमाइक, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है। यही भारत में उस समय पिछले पश्चिमोत्तर भारत में फैलने लगा, क्योंकि साम्राज्य इसका आ गया तो फैलेगा ही। और ये ईरानी साम्राज्य का कौन सा प्रांत था, तो 20वां प्रांत था। टोटल कितने प्रांत थे इसमें, यही भी लिख लो भाई तू लोग, कि ईरानी
साम्राज्य में कितने प्रांत थे टोटल? टोटल 23 प्रांत थे, इसमें यूरोप भी शामिल था, ठीक है। और इसमें 20वां प्रांत भारत था, मतलब भारत का पश्चिमोत्तरी इलाका जो सिंधु नदी के तटवर्ती इलाका है, पंजाबी सब वाले, ठीक है, वो था 23 प्रांत। उस समय सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत में 28 राज्य फैले थे, जो सिंधु नदी के ऊपर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका, उस समय 28 राज्य वहाँ पर स्वतंत्र थे, ठीक है। उसी समय किसका आ गया भाई कॉल, यार जो भी हो, ठीक है। तो ईरानी साम्राज्य था स्थापित, ठीक है। और मैं क्या इसमें लिखूँ, बस खरोष्टी लिपि का भी आविष्कार अरमाई को मतलब ईरानियों के द्वारा ही किया गया था, और ईरानियों ने ही यूनानियों को बताया कि भारत अपार संपत्ति वाला देश है, जाओ लूटो, ठीक है। तो वही किसने बताया था? ईरानियों ने ही फेमस किया था कि भारत अपार संपत्ति वाला देश है, इसलिए हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखक भी भारत को अपार संपत्ति वाला देश कह के ही बुलाया करते थे। इसी की लालच, इस यही बुक जो है ना, यही बुक पढ़ा था सिकंदर, और बुक पढ़ा तो उसको लालच आ गया, कितना अपार वाला संपत्ति है जो हमारे यूरोप को भी खरीद सकता है, हमारे यूरोप से भी चमकीला होगा, हमारे यूरोप से भी अमीर होगा। तो इसी सोच के, पैसे की लालच में ही वो भारत की तरफ कूच करता है जीतने के लिए। वैसे तो उसको विश्व विजेता बनना ही था, जितना उसको मालूम है एरिया यूरोप वालों को, यूनानियों को जितना मालूम था उतना वो जीतेगा ही, लेकिन मेन रीजन यही था, पैसा, दौलत, भारत को लूटना, बस, ठीक है। इसी इलाके से वो भारत की तरफ कूच करता है 326 BC में, 328 में ही करता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ईरानी साम्राज्य 23 प्रांत था, समझ गए कौन सी लिपि थी, क्या थी, यूनानियों के बारे में, ठीक है। बस इतना काफ़ी ईरानियों के बारे में। अब यूनानियों के बारे में समझ लो, ईरानी समझ गए, यूनानी में आ जाओ अब, तो मैं इससे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना इसमें, डेरायस को समझ गए, उसका बाप सारा द्वितीय को समझ गए, प्रथम सफल, फिर सफल आक्रमण द्वारा प्रथम ने किया, प्रथम विदेशी आक्रमण, सब समझ गए ये लोग। अब इसमें तो है नहीं कुछ, इतनी जानकारी काफ़ी है आपको, अब ज़्यादा तो है नहीं। 23वां प्रांत था, अरमाइक लिपि इसी से आई है, इसी इलाके से। खरोष्टी लिपि जो है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी अरबी की तरह। ईरान अलग था, इराक अलग है, ठीक है, ये ईरानी है और इराक अलग था उस समय भी। तो अब ईरानी यानी यूनानी में हटा करके यूनानी लिखो, अब डैश मारो, यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। उस समय यूनानी आक्रमण तो सिकंदर ही करता है पहले, ठीक है, यूनानियों में आक्रमण सिकंदर करता है उस समय, सफल आक्रमण। तो फिर अब देखो यहाँ पे सिकंदर के बारे में, मेनली लिख लो सिकंदर के बारे में डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखो यूनानी आक्रमण में सिकंदर, सिकंदर इसको भारत में बोला गया है, ठीक है। इसका नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय नाम था इसका, ठीक है। सिकंदर इसे भारत में नाम बोला गया है, जो जीता वही सिकंदर, 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 ठीक है। तो ये लिख लो सिकंदर के बारे में अब जानकारी। तो सिकंदर जो है, इसकी जन्म 356 BC में होती है, ईसा मसीह के जन्म के 356 साल पहले। और BC के मतलब मैं हमेशा बताता हूँ गिनती सालों की उल्टी चलती है, जो ईयर होता है साल गिनती उल्टी चलती है BC में, याद रखना। तो पहले लिखो जन्म, किसकी जन्म? सिकंदर की जन्म कब होता है? पिता का नाम दिख तो रहा है ना वीडियो में, पिता का नाम, माता का नाम लिखो, माता बहुत कूटनी होती है 1 नंबर की, तो इसका भी नाम जरूरी है। पत्नी का नाम भी तो जरूरी है, ये भी 1 नंबर की कूटनी होती है, क्योंकि विदेशियों में क्या मैं बोला हूँ, छल ज़्यादा होता है, दिल कम होता है, दिल होता ही नहीं है। अब मैं आगे बताऊँ कैसे कूटनी। पत्नी का नाम, बेटा तो हुआ ही नहीं था, बेटा होने वाला होता है कि ये मर जाता है बेचारा 32 साल की एज में। और अपनी सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना को ही ये अपने बेटी के जैसा मानता था, और जिससे चंद्रगुप्त मौर्य पटा के शादी कर लेता है, पड़ जाती है वो खुद, और क्या उसके साहस देख के, और शादी करवा दिया जाता है। तो जन्म, पिता, माता, पत्नी, और क्या है बताऊँ, गद्दी पे कब बैठा, गद्दी पे कब बैठा, कहाँ का शासक था, कहाँ जन्म हुआ, ये सब मैं बता ही दूंगा अभी, और क्या इसमें जानकारी है, बस इतना ही पहले लिखो। गुरु के नाम लिखोगे तो गुरु इसका 2-3 होता है, पहले मेन गुरु का नाम बता दूंगा बस, अरस्तु, जो बहुत भयंकर टीचर होते हैं, राजनीति, नीति बादशाह, राजनीति शास्त्र का बादशाह, जीव विज्ञान में फादर ऑफ जीव विज्ञान अरस्तु को ही बोला था, इसी के वो होते हैं गुरु। बहुत की उनके बहुत सी नीति है, नाटक, कविता, बहुत मानते थे वो भी। तर्क शक्ति, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, रीजनिंग टाइम में वो बहुत दिमाग लगाते थे वो। कूटनीति का बादशाह, इसको बहुत भयंकर कूटनीति सिखाता है ये। बच्चा में युद्ध का जो टीचर होता है इसका अलग होता है, अरस्तु युद्ध का टीचर नहीं होता, युद्ध का टीचर कोई और होता है, ठीक है, जो उसका बाप हायर करता है। तो जन्म, और ये उसमें लौंडियाबाजी नहीं करता है, पढ़ता है ये बंदा, पढ़ता है, ताकत गेन करता है, तभी सिकंदर कहलाता है। जन्म
356 BC ईसा पूर्व। 356 के बाद BC है मतलब 355 आएगा फिर एक साल बाद। उसके बाद 354, 353, 352 BC में उल्टा चलती है 1 तक। पिता फिलिप द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, फिलिप द्वितीय। ये कान होता है एक आँख से, इसे कान पट्टे था और अपने बेटे के एज की लड़की से शादी करता था ये। जब इसकी मन हुआ उठा शादी करने निकल गया, वो भी इतनी कम एज की लड़की कि इसके बेटे की जो सिकंदर की एज की लड़की होती थी ना, उससे इसका बाप शादी किया करता था बार बार। पहली भी ओलंपिया थी। ओलंपिया जो पैदा होता है ना, सिकंदर ओलंपिया से पैदा होता है। ओलंपिया इसकी माता होती है, वो हमेशा बोलती है कि तुम फिलिप के बेटे नहीं हो, लॉर्ड के बेटे हो, भगवान के बेटे हो। हमेशा उसे बोला करती थी उस समय, लॉर्ड के बेटे हो, देवता के बेटे हो, तुम देवता के बेटे हो, ठीक है, हमेशा बोला करती थी और उकसाया करती थी। और उसकी माता को इतने अपने बेटे सिकंदर पर गर्व होता है ना कि कहीं भी युद्ध में चल गया और वो सो जाते थे आराम से, चल मेरा बेटा जीत कहीं आएगा, मरने का कोई डर नहीं। जीत किसका होगा? वो सिकंदर का होगा, चाहे सिकंदर अकेले ही क्यों ना हो युद्ध में, जीत सिकंदर का होगा। इसकी माता कितनी कॉन्फिडेंस होती है। इसकी माता का कॉन्फिडेंस तब डाउन होता है जब पोरस से टकराता है सिकंदर, भारतीय शासक से। पोरस का नाम भी बहुत चलता है उस समय इंडिया में, बहुत जगह इंडिया में पोरस ही चल रहा होता है ताकत में, युद्ध में बहुत भयंकर भयंकर नाम चलता है ताकत का। ये लोग भी नाम सुनते हैं, पोरस कौन है भाई, पोरस कौन है फ्रंट लाइन पे इंडिया में, बहुत नाम सुनता है ये लोग भी। जब सामने आता है ना युद्ध में तब पता चलता है कि और भाई ये पोरस है। माता का नाम ओलंपिया। पिता का नाम होता है एक आँख से प्रथम द्वितीय। इसे भी बाद में मार दिया जाता है सिकंदर के द्वारा, उसकी मम्मी द्वारा मिलके। और इसके और भी पुत्र होते हैं, मतलब इसके और भी बीवी, सारे के बीवियों और पुत्रों को भी मार दिया जाता है सिकंदर इसके जरिए, ठीक है। माता का नाम, ज़्यादा सिकंदर के बारे में बताऊँगा नहीं, कोई वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं हो बताऊँगा। माता का नाम ओलंपिया। ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फालतू में स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। पत्नी का नाम रक्सोल। ये भी जाता है, इसकी माता और रक्सोल दोनों भारत के युद्ध अभियान में जाता है मस्ती से कि चल मेरा बेटा है तो जीत ही जाएगा। गद्दी पे कब बैठा? 336 BC। इंपॉर्टेंट है ये सब, याद कर लो। कहाँ की? मकदूनिया की, मकदूनिया जो बाद में यूनान कहलाता है, यूनान के पूरा। और इसकी जन्म भी मकदूनिया में होता है, ठीक है। यही एक ऐसा प्रथम महाशासक मतलब शासक होता है जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार अलग अलग 3 देशों में होता है। 3 देश बोलो और 3 महादेश भी बोलो, ठीक है। एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 3 महादेश जो है। इसकी जन्म भी तो बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो मृत्यु भी, मृत्यु और अंतिम संस्कार। अंतिम दिख तो रहा है ना वीडियो में, संस्कार अलग अलग देशों में होता है, अलग अलग महादेशों भी बोल सकते हो, महादेश में भी होता है। तो हो गया मकदूनिया का शासक 336 में गद्दी में बैठ जाता है। कितने साल की उम्र में? मात्र 20 साल की उम्र में। मात्र वो 20 साल का लौंडा होता है उस समय, और मकदूनिया गद्दी में बैठ जाता है। तो हल्का मचा आता है उस समय से। बहुत भयंकर कूटनीति, भयंकर बुद्धि से युद्ध जीतता है हमेशा, बहुत चालाक होता है, चाणक्य जितना चालाक से मारता है ये। गुरु अरस्तु, मेनली एक ही नाम रखो अरस्तु, वैसे और भी गुरु होते हैं इसके, ठीक है। 3 गुरु होते हैं। मृत्यु इसकी होती है। अरस्तु बहुत फेमस वैज्ञानिक है, जीव विज्ञान का फादर इसे ही बोला जाता है। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का फादर अरस्तु को ही बोला जाता है। भौतिक विज्ञान में भी, नीति शास्त्र में भी, अर्थशास्त्र में भी इनका योगदान है। बहुत तगड़ा बंदा होते हैं, बहुत नॉलेज होता है इनके पे। मृत्यु कब होती है? 323 BC। 323 BC में इसकी मृत्यु होती है बेबीलोन में, बेबीलोन में 32 वर्ष की एज में, या 33 वर्ष की एज में, जो भी बोलो, 32-33 वर्ष की एज में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अंतिम संस्कार कहाँ होता है? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में भी एक और सिकंदरिया नगर बसाता है। ये 3 नगर बसाता है। इंडिया में 3 नगर बसाता है, एक सिकंदरिया, सिंध नदी और तक्षशिला के बीच में एक नगर बसाता है सिकंदरिया, आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने घोड़े के नाम पर भी एक बुके फला नाम के एक और नगर बसाता है, और एक निकैया नाम के एक और शहर बसाता है। क्यों? क्योंकि वो पोरस को जीता था, तो पोरस की जीत की याद में एक निकैया नाम का शहर बसाता है, जिसे विजयनगर भी बोला गया है। ये विजयनगर नहीं है, विजय साम्राज्य वाला विजयनगर नहीं, ये पोरस के जीत की खुशी में बनाता है एक, ठीक है। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। कहाँ पे अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? सिकंदरिया, अफ्रीका। सिकंदरिया लिख दूँ, अफ्रीका लिख दूँ? अफ्रीका ही लिख देता हूँ भाई, अफ्रीका, सिकंदरिया लिख लो। सिकंदरिया इतना लिखूंगा नहीं, दिखेगा नहीं। अफ्रीका में तो हो गया ना। मकदूनिया कहाँ है? यूरोप में। सिकंदरिया कहाँ हो गया? 2 सिकंदरिया नगर है, एक सिकंदरिया जहाँ इसकी अंतिम संस्कार होती है, और एक भारत वाला सिकंदरिया। तो अफ्रीका में इसकी अंतिम संस्कार। और बेबीलोन कहाँ होता है? एशिया में। बेबीलोन एशिया में है, तो 3 अलग अलग महादेश भी हो गया और 3 अलग अलग देश भी हो गया। मकदूनिया, बेबीलोन और अफ्रीका, अलग अलग देश भी है वहाँ पे आज। तो ये 3। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु, अंतिम संस्कार और जन्म 3 अलग अलग देश में होता है? तो सिकंदर। 3 महादेश में अलग अलग होता है सिकंदर,
बस ये तो फेमस क्वेश्चन है। ये सिकंदर की छोटी जानकारी हो गई, ठीक है। अब मैं इसे देख लेता हूँ एक और कि चल रही है कि नहीं। हाँ चल रही है। तो छोटी जानकारी सिकंदर के बारे में हो गया। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। गर्मी आज पता नहीं क्यों बढ़ गया है, फ़ैन बंद करना पड़ता है क्योंकि कैमरा हिल जाती है। तो सिकंदर के बारे में जानकारी हो गया ना। सिकंदर का मूड सनक गया, ठीक है। ये भारत के बारे में बुक पढ़ लिया है कि भारत, हाँ ये बुक बहुत पढ़ता था बंदा, ये नहीं कि ये फ्री टाइम में लौंडियाबाजी करता था, ठीक है। ये रात में बुक पढ़ा करता था एक से एक, और दिन में युद्ध अभ्यास। तो अस्त्र शस्त्र कूटनीति का बादशाह था, तब ये सिकंदर ग्रेट कहलाया और विजय जीता। तो नॉलेज भी थी इसके पास, ना कि ये अनपढ़ था, बहुत पढ़ता था बंदा। रात में कितना भी थका हो, रात में बुक लेके पढ़ता था ये, हमेशा किसी के भी बारे में हो, ठीक है, तो पढ़ता था ये। और दिन में युद्ध अभ्यास एक से एक। तो कौन ठीक हो गया? युद्ध में तो ताकतवर है ही, कूटनीति में ताकतवर ही। रात में ये लौंडियाबाजी नहीं करता था, स्मार्ट था बंदा, लौंडियाबाजी नहीं करता था। राजा का बेटा था उस समय, और लौंडियाबाजी नहीं करता था कि चलो भाई 4 लड़के घुमाओ, रात में बुलाओ और इंजॉय करो, बियर बार में चलो, घूमने चलो, ये सब नहीं करता था। वो सब करता तो आज सिकंदर नहीं कहलाता, जिसको आज इंडिया वाले भी पढ़ते हैं। वर्ल्ड तो पढ़ता ही है, इंडिया वाले भी पढ़ते हैं, अगर लौंडियाबाजी करता तो आप लोग करोगे लौंडियाबाजी और बोलोगे हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, कुछ बिजनेस में समझ नहीं आता है। पहले लौंडियाबाजी स्टैचिंग से फुर्सत मिले तब तो फ्री हो गए, जैसे ही लग जाओगे अपने उसमें और बनोगे, कुछ मिलता ही नहीं। अरे पहले लो, पहले कुछ, फिर बाद में उसको देखना। वो नहीं भी देखोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी उस टाइम। क्योंकि अभी अगर तुम करोगे लौंडियाबाजी, चल जाएगी किसी और के साथ। वो कैसे? वो तो देखो, लड़की एक ही चीज़ पे जाती है फिलहाल अभी, स्मार्टनेस पे। अगर आप स्मार्ट और क्यूट और थोड़े से हो देखने में तो जाएगी, आपकी तरफ इंप्रेस करेगी। लेकिन उसकी मम्मी का वो क्या पसंद है? बेटा कैसा भी गधा गोवाड़ हो, गवर्नमेंट जॉब वाला हो, लड़की लेके जाओ घर। बस इंडियन तो यही चलती है। तो पहले कुछ ले लो, ठीक है, अभी त्याग करो, कुछ ले लो, ठीक है। कुछ ले लोगे, बंदी का बाप तुम्हारे घर में पहुंचाएगा, ठीक है, उसको जिसको तुम चाहते हो। अब अगर अभी लौंडियाबाजी करोगे तो छोड़ के तो जाएगी कन्फर्म, 100% छोड़ के जाएगी। और लास्ट मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। उस समय इतना पागल हो जाओगे कि तुम रो भी नहीं पाओगे, और दिमाग का टेंशन तो इतनी हो जाएगी, कुछ अच्छा ही लगेगा, दुनिया ही काली दिखेगी पूरी। काली दिखने के बाद तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एज भी निकल जाएगा और कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि मन भी नहीं करेगा 1-2 साल तक, और वो कहीं और किसी के साथ सेट होके आराम से फॉर्च्यूनर में घूम रही होगी, और ना तुम्हारी याद आएगी। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए है ये ऑप्शन। अब बोलोगे लड़की के लिए कैसे? तो वो मैं आगे, लड़की जो समझदार है वो समझ ही जाएगी कैसे। ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं है, इतना काफ़ी ज्ञान की बातें है, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में मैंने बता दिया इतना, ठीक है। अब मैं क्या बता दूँ? तो हो गया ये सिकंदर के बारे में। अब मैं क्या बताऊँ सिकंदर के बारे में? हाँ, तो सिकंदर का जो है ना, इसकी मम्मी, इसके अपने बेटे पे बहुत भयंकर भरोसा होता है, जो आजकल की इंडिया की मम्मी की नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको अपनी मम्मी के, मतलब अपनी इस मम्मी इसकी ओलंपिया को अपने बेटे सिकंदर पर भयंकर भरोसा होता है। कोई भी युद्ध में जाए, बेटा जीत के आएगा, मुझे कन्फर्म भरोसा है, ठीक है। और सही में जीत के आया था सिकंदर, और जीत के आया। और फिर क्या, इसको बुक पढ़ाइए हेरोडोटस का, इंडिया के बारे में लिखा था उसमें, भयंकर सोने की चिड़िया, अपार संपत्ति वाला देश। निकलता है ये कूच पे कि बेटा चलो निकलो। 328 में ये प्लान बनाता है, 328 BC में निकल लेता है। 2 साल में इंडिया पहुंचता है, 326 BC में ये भारत के कुछ छोटे छोटे राज्य को जीत लेता है, जनजातियों से कुछ लड़ता है, आगे फ्रंट लाइन पे जीतता है। खैबर दर्रा से एंट्री करता है इंडिया में। किससे करता है? खैबर दर्रा से। यहाँ लिखो, भारत में एंट्री ये करता है किस जगह से? तो ये पूछेगा क्वेश्चन, खैबर दर्रा से। भारत में एंट्री खैबर दर्रा से करता है, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ है आप बताओ? दर्रे से। खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाली जो पहाड़ी इलाका है ना, उसके बीच में गैप है, इसको खैबर दर्रा बोला गया है, ठीक है। तो कहाँ है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच में जो पहाड़ी है, हिंदुकुश वाली पहाड़ी, ठीक है। हिंदुकुश वाली पहाड़ी नहीं, पाकिस्तान और बीच के बीच, हाँ हिंदुकुश ही मान लो, उसी के बीच खैबर दर्रा है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है, उसी से एंट्री करते थे हर एक विदेशी, क्योंकि वही एंट्री करने का एक रास्ता है, बाकी इंडिया में एंट्री करने का कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो अब आधुनिक भारत में पढ़ोगे कि पुर्तगाली लोग कैसे आते हैं, वो पानी का रास्ता खोज लेता है, पानी के द्वारा आता है, ठीक है। तो वो आगे बताऊंगा मैं। इसलिए पूरे अभी पश्चिम भारत के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं पढ़ने में, थोड़ा केरल वेरल के लोग ज़्यादा पढ़ने में, क्योंकि उसमें युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। दक्षिण भारत को उसमें ज़्यादा युद्ध से मतलब ही नहीं था, बहुत कम युद्ध उसने लड़ा है। जब चोल बोल आएगा तभी तो वो युद्ध थोड़ा सा देखेगा, लेकिन पश्चिम भारत में कोई जाता ही नहीं था। ज़्यादा जो फ्रंट लाइन लड़ा है विदेशियों से, वो भारत का पंजाब, हरियाणा,
पाकिस्तान, ये सब इलाके लड़ा है। पाकिस्तान वाले देखो आजकल राइफल लेके चलते हैं, और पंजाब वाले बंदे तो हमेशा युद्ध में घुसा करते थे, इसलिए आज वो डरते नहीं है, थोड़ा ताकतवर होते हैं पंजाबी लोग, ठीक है। तो वो सब के हमेशा तो टेंशन ही है कि भाई लड़ाई करो, इसलिए पढ़ने पे थोड़ा कम वो लोग ध्यान दिए हैं, लेकिन लड़ने में ज़्यादा, खाओ पियो ताकत बनाओ, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए पंजाबी लोग, क्योंकि हमेशा फ्रंट लाइन पे लड़ना होता था उनको। दक्षिण भारत में कोई मतलब नहीं लड़ाई से भाई, कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं आया, क्योंकि उसमें उतनी नाव की प्रचलन नहीं थी, जहाज वाज के जो पीछे से अटैक करे आपके इंडिया पे। मालूम भी नहीं था रास्ता पानी का, बहुत सारे बंदे को, बहुत सारे बंदे को नहीं मालूम होता है पानी का रास्ता, तो कोई अटैक नहीं, आराम से वो लोग अपना प्रोग्रेस पे ध्यान दिया, पढ़ने पे ध्यान दिया, लिखने पे ध्यान दिया, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा डेवलप थोड़ा था उस समय, था गया, अब रहने दो, अभी भी उसका असर है। और उत्तर भारत में उतना असर नहीं है, क्योंकि हमेशा लड़ाई किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश लड़ाई में घुसा रहा दिन भर 24 घंटा, तो इनका पूरे इतिहास में लड़ाई होता है। राजस्थान में, पंजाब में, ये सब पर तो अटैक ही चलता है, सिंधु वाले इलाके, तो लड़ाई चलता रहा। तो खैबर दर्रे से ये लोग एंट्री करता है सिकंदर, एंट्री करते ही बहुत सारे युद्ध मिलता है। एक मसग नाम का एक राज्य होता है, वहाँ के सारे पुरुषों को हराता है सिकंदर, मारता है। लेकिन पहले तो देखो सिकंदर कूटनीति, ये ताकतवर था, दिल से नहीं था, ये ताकतवर था, युद्ध में निपुण था, कूटनीति का पासा था, लेकिन छल से मारता था सबको, क्रूरता से। जब मसक नाम का एक वहाँ पे प्रांत होता है, उसमें जब सारे पुरुष मर जाते हैं ना, तो स्त्री लोग हथियार उठा लेती है, स्त्री लोग हथियार उठा लेता है सिकंदर के सामने लड़ने के लिए, तो स्त्रियों को भी मरवा देता है और मारता है सिकंदर, सारी स्त्रियों को मार देता है, काट देता है। और एक और राज्य होता है जो सिकंदर में भारी पड़ रहा होता है, तो सिकंदर संधि कर लेता है, भाई संधि है, झूठ पूछ का एक रात रहने दो, संधि कर लेता हूँ, छोड़ के रात चला जाऊँगा। जैसे ही सारा उस राज्य में सोता है, रात में उठता है, सेना के सहित सारों के रातों में ही सुला देता है, काट कूट के। छल से जीतते आ रहा था सिकंदर भारत को, चलो वो सब छल से जीत लिया। अब उस समय उस एरिया में पश्चिमोत्तर भारत में 2 ही राज फेमस था, पंजाब में पौरस राजा, पुरुष, ठीक है, पुरु राजा, पुरु देश का राजा, पौराष्ट्र बोला गया था उसको, वहाँ का राजा पौरस नाम था, उसका बाप का नाम बमनी था, माता का नाम अनुसुईया थी, पौरस का, ठीक है। और जो एक और तक्षशिला राज था, अम्बी राज, तक्षशिला का ही अनुसुईया होती है उसकी माता, तो तक्षशिला जो पौरस का मामा जी होते, मामा श्री, वो अम्बी नरेश होता है, एक नंबर का दोगला हरामी बंदा होता है अम्बी नरेश। हमेशा उसको धोखा से मारने के लिए, डर से साला ये फट्टू सिलेंडर कर देता है सिकंदर के सामने, जबकि सिकंदर से ज़्यादा सेना इसके पास होता है, लड़ता नहीं है, फट्टू डर से सिलेंडर कर देता है। अब सिकंदर आया, सिकंदर का नाम पूरे इंडिया में चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, हल्का मचाने वाला बंदा, क्रूरता से। आधा राज लड़ा तो कब्जा में हो गया, आधा राज डर से सिलेंडर कर दिया। अम्बी राज जो था ना, तक्षशिला नरेश, जो कि पौरव से मतलब पौरव से दुश्मनी था, वो डर से सिकंदर के अंदर सिलेंडर कर देता है, डर से, सिकंदर के दहशत से, जबकि सेना इसके पास ज़्यादा होता है। तो अम्बी राज जान के सपोर्ट करता है कि हम सिकंदर के सपोर्ट करेंगे और पौरस को हराएंगे, तो इसका सपोर्ट मिल गया, सेना मिल गया। पौरस के पास मास 20,000 सेना होता है। कुछ छोटे मोटे राज, 1-2 राज देते हैं साथ। मगध का नरेश आता है साला धनानंद, उसमें धनानंद होता है, सिकंदर के समकालीन धनानंद होता है मगध के राजा, बहुत भयंकर, उस समय ताकतवर मगध ही होता है, बहुत भयंकर सेना होती है इस मगध के पास, सिकंदर को मालूम होता है। आता है धनानंद, नाच गा के चल जाता है, साथ नहीं देता है इसके, क्योंकि जानता था उसका अमात्य जो होता है ना, अमात्य राक्षस, वो बोलता है कि अगर आप साथ दोगे ना, जीतेगा पौरस, ठीक है, नाम हो, जीतोगे आप, आपके ताकत जीतेगा पौरस, नाम हो जाएगा पौरस का, ठीक है, इसलिए आप साथ ना दो। नहीं देता है साथ, निकल लेता है सारा लेके, वैसे भी उठा चूतिया था एक नंबर का, निकल गया, बोल दे सिकंदर को कि जाओ तुम अटैक करो, मैं छोड़ दिया, लेकिन हाँ इतना तक अटैक करना, मेरे मगध पे ध्यान मत देना, इतना बोल के चला जाता है वो अपने अय्यासी करने। इधर बेचारा पौरस सब अकेले सब जगह से मांग लेता है सहायता, कोई नहीं करता। 3 राज जो आता है छोटा मोटा, उससे टोटल मिला के 20,000 सेना होता है। अब 20,000 सेना, लेकिन पौरस का एक बात थी, बहादुरी दिल में, मर जाए तो मर जाए, हार नहीं मानने वाला बंदा था। लड़ता है तगड़ा लेवल से, हाइड्रोस्पेसिस की युद्ध में। सिकंदर किसी तरह पार कर लेता है अपना झेलम, और झेलम के ही किनारे पे वो पौरव राज था, और उसमें इसके पास सेना बहुत भयंकर होती है सिकंदर के पास। इसका जल सेनापति का नाम होता है निर्याकस, याद कर लो। इसके साथ 3 लेखक भी आते हैं, पहले 3 लेखक का नाम लिखो, 3 यूनानी लेखक, ठीक है, 3 यूनानी लेखक साथ में आते हैं। पहला का नाम होता है अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ठीक है, अरिस्टोबुलस। दूसरा का नाम होता है अंतियोकस, अनोसिक्रिटस, ठीक है, अनिसोक्रिटस। तीसरा होता है निर्याकस। पूछ लेना, ये सब क्वेश्चन आ सकती है कि कौन कौन से आया था, इनमें से कौन नहीं आया था, तो ये तीनों आया था जो यूनानी लेखक था। अरिस्टोबुलस जो है ये, ठीक है, एरियन जो होता है ना, एरियन एक लेखक होता है, प्लूटार्क और एरियन एक लेखक होता है। एरियन हमेशा इंडिया को जो है ना, वो बोला था इंडिया को उस समय कि
उसमें पूरे वर्ल्ड में जो सबसे भयंकर श्रेष्ठ लड़ाकू है देश वो इंडिया है, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है वो इंडिया में है, एरियन बोला था, याद करना ये, ठीक है। तो 3 राजा आया था, ये जो होता है ना निर्याकस, ये कौन होता है, जल सेनापति, ये जल सेनापति होता है, एडमिरल ऑफ सिकंदर आर्मीज, जल सेनापति, ठीक है। एडमिरल होता है निर्याकस सिकंदर का। अनोस्टिक्रेटस होता है जो कि इसका जीवनी लिखता है, सिकंदर का जीवनी लिखता है, लिखने वाला सिकंदर का जीवनी इसने लिखा है, ठीक है, यही बुक लिखता है ये। और ये होता कौन है, अनोस्टिक्रेटस, ये होता है जहाजी बेरे का चालक, याद करना। अनोस्टिक्रेटस कौन होता है, जहाजी, सिकंदर के जहाजी बेरे का चालक होता है। और निर्याकस होता है जल सेनापति होता है, ठीक है, और राइटर भी होता है, लिखता भी है। और अरिस्टोबुलस होता है जो बुक लिखता है, ठीक है, युद्ध का इतिहास। ये कौन सा बुक लिखता है अरिस्टोबुलस, युद्ध का इतिहास, ठीक है। अनोस्टिक्रेटस क्या लिखता है, एक ये जहाजी बेरा का चालक होता है, और लिखता क्या है, ये क्या लिखता है, सिकंदर का जीवनी। तो पूछ देगा कोई, सिकंदर का जीवनी किसने लिखा, अनोस्टिक्रेटस ने। निर्याकस कौन होता है, जल सेनापति, इसने कौन सा बुक लिखा था, तो ये लिखा था एक स्ट्रेबो एंड एरियन का कुछ, उस पर ये उसी से मिला के जला के कुछ लिखा था, ये जल सेनापति होता है, ठीक है। और इसके एक और सेनापति होता है थल सेनापति, उसका नाम होता है ताकतवर, वो भी योद्धा होता है, और छलिया भी और चूतिया भी, वो होता है कौन, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत होता है उसे, और उसकी बेटी शादी भी कर लेता है, दिखाऊंगा आगे मैं उसके बारे में। तो ये होता है जल सेनापति, सिकंदर का जीवनी लिखता है, ठीक है, ये हो गया। अब सिकंदर युद्ध करता है, हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध झेलम के नगर पे होता है, किसके साथ, सिकंदर। और बहुत ऐसी लंबी स्टोरी है, स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं ज़्यादा स्टोरी लंबी बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है 356 BC में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध या झेलम का युद्ध लिखो, ठीक है। इसको विदेशी लोग हाइड्रोस्पेसिस, भाई हाइड्रोस्पेसिस लिख लेना यार, मुझे लिखना नहीं आता है, हाइड्रोस्पेसिस, ठीक है, हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध, या इसे झेलम का युद्ध भी बोला क्योंकि झेलम नदी के किनारे ही ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और झेलम युद्ध भी से बोला गया था। टोटल 19 महीने सिकंदर रहता है इंडिया में। तो हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध 326 BC में, ठीक है, किसके किसके बीच, तो बिटवीन पोरस द ग्रेट पावरफुल पर्सन, पोरस वर्सेस सिकंदर। सिकंदर का नाम क्या था, अलेक्जेंडर तृतीया, याद रखना, सिकंदर इसका नाम अलेक्जेंडर तृतीया भी होता है, याद रखना, भूल मत जाना, सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तृतीया होता है। इंडिया में सिर्फ सिकंदर नाम इसका है, वर्ल्ड में अलेक्जेंडर तृतीया है, ठीक है। और राजा पौरस, इसका पूर्व भी नाम होता है, पोरस का पूर्व भी नाम होता है, ठीक है, पोरस का राजा, तो 26 BC में लड़ता है। टोटल 19 महीने भारत में रहता है सिकंदर, जीत नहीं पाता है उस इलाके में, भारत में 19 महीने रहता है ना। तो क्या होता है कि बारिश का इंतजार करता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एक ही युद्ध में गया और पोरस हार गया, पोरस के साथ 3 युद्ध होता है। पोरस बहुत चमेट मारता है, भरदम मारता है इसके सेनापति लोग को, बहुत मार मारता है, 20,000 का सेना उतरता है, उसका साथ 1 लाख का सेना रहता है सिकंदर के पास, बहुत भयंकर ताकत से लड़ता है ये पोरस, बहादुरी से। लेकिन पोरस के पास सेना कम होने के कारण हार जाता है बेचारा, वैसे हारता नहीं है, बहुत भयंकर बहादुरी से लड़ता है, इतनी तबाही मचाता है ना इसके युद्ध में कि इसके सेना में लोग दहशत मच जाती, दहशत, डर से, समझा, वहीं डर गया था मैं अभी तुम्हारे आने से अचानक दहशत मच जाती है इसकी सेना में, समझा, बस पोरस के कारण कि भाई जब फ्रंट लाइन पे इतने ताकतवर योद्धा है तो अभी तो मगध बहुत भयंकर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा सेना के साथ में, तो इसलिए डर से इसका सेना थरथरा जाती है। तो 19 महीने के साथ में युद्ध में सिकंदर जीत जाता है। अब सिकंदर जब बंदी बना लेता है पोरस को, तो पोरस के साथ पूछता है सिकंदर कि आपके साथ क्या किया जाए। तो ये बोलता है कौन, पोरस, कि जो एक राजा एक राजे के साथ करता है, बहादुरी के साथ मार दो। तो यही बात से सिकंदर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है, पोरस के साथ, ठीक है, कि मैं आपके बहादुर से प्रसन्न हूँ। अब खुश हो जाता है सिकंदर, और क्योंकि सिकंदर भी एक बहादुर व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन एक नंबर का कूटनीतिक और छल था, क्रूर बंदा था। तो क्या करता है, वैसे लंबी स्टोरी है, कुछ बोलता है कि चाणक्य के साथ में चाणक्य के साथ हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य उसके बंदों में जहर डालता है, तो उसके धीरे धीरे खाने से इसके मरता है, ये आगे बताऊंगा, लेकिन मरता है मलेरिया से ये। तो दोस्ती बन जाता है, दोस्ती बनने के साथ जब आगे का युद्ध अभियान स्टार्ट होता है, दोस्ती बनता है और पोरस को सारा राज लौटा देता है। तो जब दोस्त बन जाओगे तो क्या करोगे, इसकी बीवी उसकी बहन बन जाती है, बहन जबरदस्ती सिकंदर बनाता है, बीवी तो उसको लाइक करने लगी थी, रॉक्सल जो होती है पोरस को बहादुरी देकर लाइक करने लगी थी, वो ये सोचा कि कहीं पट वट ना जाए, इसलिए बहन बना देता है सिकंदर, ठीक है, बहन ही बनाता है, ये एक स्टोरी है ऐसी, बहन बना के वो राखी बांध देती है इसको, ठीक है, मैं आपके भाभी, और ये दोस्ती बना लेता है। दोस्ती बना के इसके जो सिकंदर का सेना होता है ना, वो डर से आगे बढ़ता ही नहीं है। जैसे सिकंदर बोलता है कि चलो अब आगे लड़ते हैं, डर से नहीं बढ़ता है, बोलता है कि देखो, क्योंकि इसके
बहुत सारी बीमारी से ग्रस्त है इसका सेना, बहुत ज़्यादा। आगे वाला फ्रंट लाइन से इतना देख लिया ताकत बंदे का, पौरस का, कि आगे जाने से इसके बारे में, मगध के बारे में पता था इसको, इसकी सेना को, कि मगध के पास मेरे ज़्यादा दुगुना विशाल सेना है। तो फूटने और 10 महीने से बेचारा अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा था, ये लोग बीमारी से ग्रस्त था, तो सभी का हिम्मत हार गया, उसने मना कर दिया, नहीं जाऊँगा सिकंदर। तब सिकंदर बोलता है कि हमारे सेना में कायर और ये लोग भरे हैं, उसको हम साहस दे रहा हूँ, और लोग अपने से हार जाते हैं, दूसरों से कम हारते हैं, ये सिकंदर बोला था उस समय। और फिर लौट जाता है, 2 गुट में बढ़ जाता है, एक पानी के रास्ते आता है निर्याकस के नेतृत्व में, और एक क्रेटस के नेतृत्व में थल की तरफ से रास्ता से जाता है। अंतिम सिकंदर का युद्ध। अब एक और बात तो मैं बताई उन्हें बीच में, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखो पहले। इस युद्ध में कौन जीतता है? हाइड्रोस्पीसिस के युद्ध में सिकंदर जीत जाता है, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में सिकंदर का सेना मारा जाता है, इसका सिकंदर का क्या मर जाता है? घोड़ा मर जाता है बेचारा का। तो सिकंदर का घोड़े के नाम पे 3 नगर का स्थापना करता है, ये लिख लो, 3 नगर का स्थापना करता है सिकंदर। पहला नगर किस लिए स्थापन करता है? अपने घोड़े के नाम पर, बुकेफला, ठीक है, बुकेफला के नाम से, इसके घोड़े का नाम होता है, उसी के नाम से एक नगर बसाता है अफगानिस्तान में, ठीक है, बुकेफला, सिंध प्रांत में। दूसरा होता है निकैया। निकैया क्यों? ये जब हाइड्रोस्पीसिस के युद्ध में जीत जाता है ना पौरस के साथ, तो उसी के याद में एक नगर बसाता है निकैया, ठीक है, याद कर लेना। तीसरा नगर सिकंदरिया बसाता है, आते ही सिकंदरिया, ठीक है। तो ये 3 नगर बसाता है, ठीक है। ये अपने घोड़े के नाम पर, जब घोड़ा मर जाता है, जहाँ पे घोड़ा को गाड़ देता है ये सिकंदर, तो उसी के नाम पे घोड़ा को मारता है पौरस ही, लड़ाई में, युद्ध में मर जाता है वो, क्योंकि घोड़ा उसका वफादार होता है और सिकंदर पौरस पर अटैक कर देता है, तो पौरस को मारना पड़ता है उसे। तो बुकेफला के नाम से एक नगर का स्थापना करता है अपने घोड़े की याद में सिकंदर। निकैया अपने विजय अभियान के, मतलब कि पौरस पे विजय पाया था तो उसके अभियान में बसाता है नगर। सिकंदरिया आते ही बसाता है नगर एक, रहने के लिए, जहाँ पे रहता है वो 9 महीने 19 महीने, तो नगर बस ही जाएगा वहाँ पे, इतनी सेना होती है कि। तो यही सब हो गया, ठीक है। और क्या, तो आप सिकंदर के बारे में तो कुछ बचा नहीं, जैसे समझ गए होगे आप। 3 इसके पास लेखक भी आता है, तीनों का नाम याद है। थल सेनापति इसका कौन होता है? थल सेनापति जब ये जाता है ना छोड़ के, तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अपना जीता हुआ प्राण देके जाता है कि तुम इस पर राज करो, ठीक है। वैसे सेल्यूकस निकेटर को नहीं, बहुत सारे प्राण जो होता है ना 3 अलग अलग शासकों में बांट देता है अपने, मतलब उसमें सेनापतियों में। तो जो भारत वाला इलाका होता है ना, पश्चिमोत्तरी इलाका, वो सेल्यूकस निकेटर को देता है, जिसकी बेटी हेलेना होती है। अब मौर्य समाज में बताऊंगा सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति होता है, जो उसका दोस्त भी होता है, अच्छा ताकतवर। इसको पौरस बहुत दम धोता है, ठीक है, निर्याकस और दोनों को धोता है एक साथ। तो ये हो गया इसके बारे में। अब सिकंदर के बारे में अब मैं क्या बताऊं इसमें। तो सिकंदरिया हो गया, नगर साहब चला गया, ये अब चला गया बेचारा। कब? 326 में 326 में युद्ध अभियान स्टार्ट करता है, 325 में भारत की तरफ से विदा हो जाता है, ठीक है। और भारत की तरफ से विदा होता है तो ये बेबीलोन में जाता है, एशिया में ही है, बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में जाता है ये। और इसका देख लो पहले, एक और चीज़ लिख लो, इसका अंतिम युद्ध जो होता है वो पौरस के साथ नहीं होता है, लिख लो यहाँ पे, अंतिम युद्ध जो किसी राज्य के साथ होता है वो पौरस नहीं होता है, पौरव राष्ट्र नहीं होता है, वो होता है पाटन, ठीक है, पाटन राज, पाटन या पाटल, ठीक है, पाटल राज या पाटन राज, जो भी होगा, मार देना पाए से नाम होगा। अंतिम युद्ध होता है सिकंदर के साथ, ठीक है, जिसमें सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर हारता ही नहीं जल्दी, चाहे कोई भी नीति हो। फिर ये बेबीलोन में जाता है, अपनी बीवी रॉक्सर के साथ एक दिन रेस्ट कर देता है। रॉक्सर माँ बनने वाली होती है, तब इसकी मृत्यु हो जाती है। माँ बनने वाली होती है कि नहीं होती कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो दिन भर युद्ध ही लड़ने लगता है। क्या नहीं, चंद्रगुप्त के साथ उसका होगा, सेल्यूकस निकेटर का बताऊंगा। तो ये होगा अंतिम युद्ध। और जब ये रक्सौल के साथ रेस्ट की हुई, देखो युद्ध में ही दिन भर अपनी जिंदगी बिताता है कौन? सिकंदर। 20 साल के अवस्था में एक गद्दी पे बैठता है मग दुनिया का, और 32 साल में ये निपट जाता है, युद्ध में ही बिजी रह जाता है ये जिंदगी भर। तो जब अपनी बीवी के साथ रेस्ट करता है बेबीलोन में, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। बोला जाता है कि चाणक्य जो है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या देता है, देख तो वीडियो चल रही है ना, हाँ, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसके सेना में और इसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाता है ताकि लेट मरे, लेकिन ऐसा नहीं है, बात सच्चाई एक और है कि ये इंडिया में उस समय इलाके में रह के बारिश उरिश के कारण इसके मलेरिया हो जाता है बहुत तगड़ा। मलेरिया कारण ये बहुत पहले से बीमार होता है, इतनी युद्ध लड़ता है, तो फिर मलेरिया कारण ये मर जाता है। कोई बोलता है कि आने टाइम में जाटों से युद्ध हो जाता है, आने टाइम इसका, तो जो भाला लग जाती है ना, इसको भाला लग जाती है, निकालने टाइम फिर बेबीलोन में आ जाता है, निकालने टाइम जख्म से मर जाता है। अलग अलग है, आप मलेरिया से याद रखो, कंफर्म नहीं है डेट, लेकिन आप मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। अब मरने समय ये बोलता है ना कि जो वैद्य मुझे देखेगा वही मुझे ऐसा हाथ मेरा मरने टाइम ताबूत से बाहर रहे, और जितना भी मैंने आज तक धन संपत्ति कमाया सारे मेरे कब्र पे रास्ते बिछा देना, कि देखो मर भी गया हूँ जीत के, लेकिन सारा धन संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ।
ठीक है। और जो वैद्य मुझे देखेगा और जिसके वैद्य के कारण मैं मरूंगा, मतलब मर रहा हूँ लास्ट में, वही वैद्य अकेले मुझे घसीटते हुए लेके जाएगा, अंतिम संस्कार करेगा, चाहे जहाँ भी करवाओ। ये सिकंदर का लास्ट इच्छा रहता है, पूरा किया जाता है। बेबीलोन में मरता है, मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। तब लिखो यहाँ पे मृत्यु कहाँ होगी इसकी, अभी बता दिया, बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ होता है बता दिया इसके पहले, बेबीलोन एशिया में होता है, ठीक है। 32 वर्ष की अवस्था में 323 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई इसकी, और इसका अंतिम संस्कार अफ्रीका के सिकंदरिया, अफ्रीका में सिकंदरिया नाम होता है इसका नाम पे, और वहाँ पे इसकी अंतिम संस्कार होती है। और वही जब घसीट के लेके जाया जाता है इसको ताबूत में, तो पूरे सोना चांदी हीरा जवाहरात रास्ते में बिछा दिया जाता है, और बेचारा मर जाता है सिकंदर 32 साल की एज में। और अपना जो पार्ट दिया था इंडिया वाला इलाका छोड़ के, वो सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के सौंप के आ जाता है, सौंप के आता है। तो अब आगे जो भारत और विदेशों के साथ स्टार्टिंग होगी, वो सिकंदर मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। और क्योंकि यूनानी और भारत में सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर के बारे में तो आपको समझ गए, 3 नगर बसाया, इसके साथ 3 यूनानी से वो आया, बंदा आया, कौन कौन से क्या क्या बुक लिखा, क्या नाम था, कौन था, कब आया सिकंदर, कब गद्दी पे बैठा, किसके साथ युद्ध हुआ, हाइड्रोस्पिसिस का युद्ध हुआ, सारे की जानकारी मैंने दे दिया हूँ। प्रथम विदेशी आक्रमण किसके साथ था, ये ईरानियों में। भारत उसमें सोने का चिड़िया था, सारा कुछ जानकारी दे दिया। नाम था भारत का, नाम विदेशों क्या पुकारा करते थे, अपार संपत्ति वाला देश। उस समय एक राज्य का इतना संपत्ति था कि आधा वर्ल्ड खरीद सकता था उस समय। और सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि उस समय आज के वर्ल्ड का मात्र 15% ही सिकंदर जीत पाया था उस समय। लेकिन विश्व विजेता क्यों कहा गया उसे, क्योंकि जितना यूनानियों को जितना मालूम था वर्ल्ड के बारे में, उस समय विश्व के बारे में, उतना सिकंदर जीत लिया था। भारत का आधा हिस्सा जीत लिया था, पूरा नहीं जीत पाया था, लेकिन आधा जीत पाया था ना, तो भी उसे विश्व विजेता बोला गया था, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी गया वो हार नहीं रहा था, कहीं भी हारा नहीं सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, इसलिए कहावत बना है। आज तक हारा नहीं, अलेक्जेंडर जीत रहा था वो हमेशा। तो बहुत बड़े समाज पे आज के जितना वर्ल्ड है ना एरिया, जितना भी वर्ल्ड का एरिया है, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में है आज का पूरा वर्ल्ड का एरिया। तो उसमें आज के 14.5 करोड़ जो किलोमीटर स्क्वायर है, उसका मात्र 15% ही उस समय विश्व के बारे में मालूम था लोगों को, यूनानियों को। तो उतना ही सिकंदर जीत लिया था, इसलिए विश्व विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। तो यही था सिकंदर के बारे में, यूनानियों के बारे में। किसी को कुछ भी डाउट लगे और अच्छा लगे तो आप बताना कमेंट में, कमेंट तो खुला हुआ है, किसी को कुछ भी डाउट लगे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन लंबा हो जाती है जबकि मैं कंटिन्यू बताता हूँ, कुछ भी बीच में बकवास नहीं करता। तो अभी और बंदे पूछेंगे क्वेश्चन तो फिर तो 2-2 क्लास लगेगी। तो इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन था जो कि ख़त्म हो गया। इस सिकंदर के बारे में था। अब इसके बाद मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में बस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग होती क्या, तो उसमें भी 2-3 वीडियो लग जाएगी। तो ठीक है, बाय।